जय हिंद। मिशन जेआरएफ के परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रेमचंद की दो कहानियां जो लगी हुई है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और ईदगाह, दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले प्रेमचंद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पहले अच्छे से हम समझ लेंगे। प्रेमचंद प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। लोग इन्हें बचपन में, इनका जो बचपन का नाम था वह धनपत राय था। बाद में इन्हें प्रेमचंद नाम किसी और ने दिया है। तो इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। और यह उर्दू में दूसरा इनका नाम नवाब राय था। इनके ताऊ जो थे वह इनको नवाब नवाब राय कह के पुकारते थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही गांव, जहां बनारसी में यह लमही गांव पड़ता, वहां हुआ था। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 काशी में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि गोदान इनकी अंतिम उपन्यास है। कुछ लोग कहानी को मानते हैं, सभी विद्वानों का अपना अपना राय है। इनकी माता आनंदी देवी, पिता अजायब राय। प्रेमचंद मात्र जब 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। कहा जाता है कि इनके पिता ने दूसरी शादी की थी जो सौतेली माँ थी। और जब प्रेमचंद के घर में इनकी एक जीवनी है, जो इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी, विधवा दूसरी पत्नी जो थी शिवरानी देवी, उनके द्वारा लिखा गया, इनमें यह सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। कौन सी रचना कैसे की, वो कितने कष्टदायक, क्या सारे जीवन को विस्तार पूर्वक उसमें आपको देखने को मिलता है। जो इनकी दूसरी माता थी वो सौतेली माँ थी। और कहा जाता है इनकी सौतेली माँ इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे, बहुत प्रताड़ित करती, जिसके कारण इनको कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा मदरसा से शुरू हुई। 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त की। प्रेमचंद की शादी मात्र 15 वर्ष की आयु में हुई थी, किंतु कुछ समय बाद प्रेमचंद ने उससे तलाक दे दिया। प्रेमचंद की पहली शादी उनकी सौतेले नाना ने तय किया था। लड़की प्रेमचंद की उम्र से बड़ी होने के साथ साथ बदसूरत भी थी, जिसके कारण प्रेमचंद उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें तलाक दे दिए। कहा जाता है कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी वह इंतज़ार करते रही आजीवन कि प्रेमचंद कब आएंगे और मुझे ले जाएंगे। जब शिवरानी देवी से यह बात छिपाया गया तो बाद में यह बात जब शिवरानी देवी को पता चला तो वो बहुत दुखी, वो स्वयं चाहती थी कि दीदी कहती थी वो पहली पत्नी को कि वो आ जाए, लेकिन उनका यही मानना था कि पहली बार उसका पति उसे लेने आए। तो वो पूरी ज़िंदगी प्रेमचंद का इंतज़ार करती रह गई और वह कभी प्रेमचंद उसे नहीं लाए। पहली पत्नी के बारे में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि उम्र में वो मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। और इन्होंने इसकी सूरत कब देखी? जब विवाह करके आए, जब वो उतरने लगे, जो भी थे सवारी जो थे, सवारी से जब इक्का से उतरे, जब उन्हें हाथ पकड़ के प्रेमचंद को उतारा तो प्रेमचंद उसकी सूरत पहली बार वहाँ देखे थे और उनका उसी में खून सूख गया था, ऐसा कहा जाता है। पत्नी का स्वभाव से दुख होकर उन्होंने अपने पिताजी के निर्णय के बारे में लिखा है। पिताजी ने जीवन में अंतिम सालों में कठोर खाई बना दी और उसमें स्वयं तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। दयाराम संगम, यह नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही प्रेमचंद नाम दिया था। दयाराम संगम प्रेमचंद जी के करीबी मित्र थे। वे ही कानपुर में जमाना पत्रिका के संपादक भी थे, यानी कि जमाना पत्रिका के संपादन किया करते थे। इन्होंने ही धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया। विधवा शिवरानी से विवाह की सलाह भी उसी ने दी। कहा जाता है कि जब प्रेमचंद की रचनाएं नवाब राय से करते थे, उनकी रचनाएं जब जब्त होने लगी तब इन्होंने सलाह दिया कि आप प्रेमचंद के नाम से रचनाएं करिए। सन 1906 ईस्वी में प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी की। शिवरानी देवी के से प्रेमचंद के 3 संतानें हुई। श्रीपत, आप जब पढ़ेंगे प्रेमचंद के घर में तब आपको देखने में श्रीपत, अमृत राय जब आगे चल के एक बहुत विख्यात आलोचक हुए। कमला देवी श्रीवास्तव और इनकी एकमात्र पुत्री थी कमला देवी।
जिसके पुत्र को हमेशा लेकर के वह हमेशा प्रेमचंद घुमा करते थे, बैठा करते थे, जहाँ भी जाते थे उनको लेके बैठते थे। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण शिवरानी देवी को 1930 में 2 महीने जेल भी रही थी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी जीवनी प्रेमचंद के घर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेमचंद के घर में लिखी। कहा जाता है कि प्रेमचंद के घर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ उल्लेख मिलता है कि वो प्रेमचंद से छिपा करके, प्रेमचंद नहीं चाहते थे कि ये ज़्यादा इधर-उधर वैसी परेशानियों में पड़े, तो ये छिप करके जाती थी और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेती थी, जिसके कारण अंग्रेजों को पता होने की वजह से इनको 2 महीने जेल भी जाना पड़ा था। जब यह बात प्रेमचंद को पता चला, पहले तो बहुत दुःख हुए, फिर बाद में खुश हुए कि मेरी पत्नी स्वतंत्रता आंदोलन की एक स्वतंत्र सेनानी है। प्रेमचंद जी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए कहा, लेखक का स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। 1936 में ये बहुत बीमार रहते थे, लेकिन किसी तरह ये कहे कि मैं उस सभा में, संघ में जाऊंगा ही जाऊंगा, और जिद की वजह से ये अंतिम सभा संघ में गए हुए थे। कहानी के बारे में प्रेमचंद का कथन, आप जब कहानी आप देखिएगा सभी टीचर लोग जब पढ़ाते हैं तो कहानी के विषय में मुख्य मंतव्य को रखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ प्रेमचंद बोले हैं, इसलिए हम प्रेमचंद को पढ़ाने के दौरान इसको रखे हैं। क्या कहते हैं, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। कोई घटना कहानी नहीं होती, कोई घटना कहानी नहीं होती जब तक कि वह किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त ना करे। प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू कहानी, देखिएगा प्रेमचंद की पहली मौलिक है लेकिन वह उर्दू में है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो सन 1909 में जमाना में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन 1908 में उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। देखिए, अगर स्वतंत्र रूप से कहा जाए अनमोल रत्न तो 1909 में प्रकाशित हुआ, लेकिन अगर संग्रह में कहा जाए तो 1908 में ही यह प्रकाशित हो गया था, जिसका अंग्रेजों जब्त करने की वजह से बाद में उसे स्वतंत्र पूर्वक प्रकाशित करवाया गया था। सोजे वतन में 5 कहानियां हैं। कौन कौन? इसके दुनिया व हुब्बे वतन, जिसका हिंदी अनुवाद है संसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम, जिसको बाद में शौक पुरस्कार भी मिला था। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की कुछ रचनाओं को हम लोग देखेंगे, जैसे उनका कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखने का मतलब यहाँ यह है कि वह ज़्यादातर संभव है कि पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़ी घर की बेटी 1910 दिसंबर 1910 जमाना में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो बड़ी घर की बेटी। ये बहुत अच्छी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। दिसंबर 1910 जमाना में प्रकाशित हुई। लेकिन अगर कहा जाए प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है, जो सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, लेकिन शर्त यह है कि यह हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई थी, जबकि यह उर्दू में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक इनकी कहानी पंच परमेश्वर 1916 को पहली कहानी तथा कफन 1936 को अंतिम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियां मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं। अब इनके 8 भागों को भी हम लोग देखेंगे बारीकी से। मानसरोवर भाग 1 1936 में प्रकाशित, जिसमें कुल 27 कहानियां हैं। क्या अलगै ओझा, माँ, घर जमाई, घास वाली, पूस की रात, जितना सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अलगै ओझा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घास वाली, पूस की रात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठाकुर की कुआं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रसिक संवाद, ईदगाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिल की रानी, नशा, बड़े भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मानसरोवर भाग 2 1936 में कुल 26 कहानियां हैं। 2 बैलों की कथा 1931 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चमत्कार 1932,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैश्या 1933, जादू 1934, दूध का दाम 1934, मुफ्त का यश 1934, बाशी भात में खुदा का साझा 1935, लॉटरी 1935, मिस पद्मा 1936। मानसरोवर 1938 में कुल 32 कहानियां थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां इस प्रकार है। मनुष्य का परम धर्म, परीक्षा 1923। परीक्षा एक विद्यापति की भी रचना है, इसको आप देखिएगा। और परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। तो एक परीक्षा किनका हो गया? प्रेमचंद का एक परीक्षा है, लेकिन यह क्या है? कहानी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विद्यापति की जो परीक्षा कहानी है वो किस विधा या कैसी रचना है। सौभाग्य के कीड़े 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेला 1926, गुरु मंत्र 1926, नरक का मार्ग 1925, स्वर्ग की देवी 1925, दंड 1925। मानसरोवर भाग 4 1939 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 20 कहानियां थी। कुल कितने कहानियां थी? 20 कहानियां थी। भूत 1924, सवा सेर गेहूं। देखिए एक कहानी है सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं देखिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सवा सेर गेहूं कई बार PYQ पूछा गया है। दो सखियां 1928, और सदगति 1930। बहुत अच्छी कहानी है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। मृतक भोज, जिसमें चमारिन है। और सवा सेर गेहूं में आप देखिएगा जग्गू कोई करके पात्र ऐसे है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। सवा सेर गेहूं के पात्रों से भी कई बार पूछा गया, सदगति के भी पात्रों से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मानसरोवर भाग 5 1946 में प्रकाशित, जिसमें कुल 24 कहानियां थी। ममता 1912, ईश्वरीय न्याय 1917, कजाकी 1926, हिंसा परमोधर्म 1926, सुजान भगत 1927, मंत्र 1928। पिनहारी का कुआं, क्या है? पिनहारी का कुआं, इस्तीफा 1928। मानसरोवर भाग 6 1946 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कुल कहानियां 20 थी। यह मेरी मातृभूमि 1928, यह मेरी मातृभूमि है, और 1928 नहीं 1908। जुगनी की चमक 1916, धोखा 1916, चकमा 1922, आप बीती कई बार पूछा गया 1923, आभूषण 1923। मानसरोवर भाग 7 1947 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण कुल 23 कहानियां, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। बड़े घर की बेटी, यहाँ से पात्र भी पूछे गए। बड़े भाई, यहाँ से पंच परमेश्वर, यहाँ से पात्र पूछे गए हैं। आत्माराम, सुहाग की साड़ी, जुलूस। जुलूस एक उपन्यास फनेश्वर रेणु का भी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष कितना है। पत्नी से पति 1930, समर यात्रा 1930, शराब की दुकान 1930, मेकू 1930। मानसरोवर भाग 8 1950, जिसमें कुल 31 कहानियां हैं, और यह अंतिम उनका कहानी संग्रह कहा जाता। कल 300 से 400 कहानी सिर्फ लिखे थे प्रेमचंद। गरीबी की हाय 1911, धर्म संकट 1913, नमक का दरोगा, पात्र भी यहाँ से पूछा गया 1913, और सौत 1915, यहाँ से भी पात्र पूछा गया। विमाता 1919, पशु से मनुष्य, हार की जीत, यहाँ से भी पूछा गया। बोड़म 1923। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियां और उनके पत्रिकाएं, जैसे कुछ कहानियां महत्वपूर्ण है वो कहाँ प्रकाशित हुई, उस पत्रिका को भी हम लोग देखें। कई बार वहां से भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब? 1907 ईस्वी में। सोजे वतन जमाना पत्रिका जून 1908, बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका 1910, नमक का दरोगा हमदर्द पत्रिका अक्टूबर 1913, परीक्षा प्रताप पत्रिका जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी अक्टूबर 1914 में प्रकाशित हुई। सौत गोदावरी की कहानी, इसमें सौत में क्या है? गोदावरी की कहानी है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई दिसंबर 1915 में। पंच परमेश्वर सरस्वती मार्च 1916 में। बैंक का दिवाला कह कंसा
कह कंसा फरवरी मार्च 1919 में, विमाता कह कंसा जून 1919 में, परम आत्माराम आत्माराम भी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई जनवरी 1920 में। एक मिनट, मनुष्य का धर्म, मनुष्य का परम धर्म स्वदेश पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो मार्च 1920 में। बूढ़ी काकी कह कंसा जुलाई 1920 में प्रकाशित। सुहाग की साड़ी प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जनवरी 1922। हारजीत मर्यादा पत्रिका मई 1922। बोड़म प्रभा अप्रैल 1923। शतरंज के खिलाड़ी माधुरी पत्रिका अक्टूबर 1924। सवासर गेहूं चांद पत्रिका। अच्छा, चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने कब से कब तक किया था, कमेंट करके बताएंगे। और यह चांद पत्रिका का स्थापना किसने किया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं पत्र पत्रिका में, आप इसको पढ़ेंगे भी। नवंबर 1924। कजाकी माधुरी पत्रिका अप्रैल 1926। हिंसा परमोधर्म माधुरी पत्रिका दिसंबर 1926। दो सखियां माधुरी फरवरी मई 1928। मंत्र विशाल भारत 1928। सुहाग का शव माधुरी पत्रिका जुलाई 1928 में। अलगई ओझा खाके परवाना 1928 तथा जमाना में 1929 में। यह दो बार प्रकाशित हुई, खाके परवाना 1928 इसको प्रकाशित हुई, फिर जमाना पत्रिका में पुनः प्रकाशित हुई फरवरी 1929 में। माँ माधुरी जुलाई 1929 में। घास वाली माधुरी दिसंबर 1929 में। पूस की रात माधुरी पत्रिका मई 1930। मेकू हंस पत्रिका में जून 1930। सदगति प्रेम कुंज 1930 में प्रकाशित हुई। जेल हंस पत्रिका फरवरी 1931। दो बैलों की कथा हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के भी संपादक राजेंद्र यादव और प्रेमचंद कब से कब तक रहे, एक बार इसको आप जरूर बताएंगे। और इसके संस्थापक कौन थे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हंस पत्रिका अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर 1931। ठाकुर का कुआं जागरण पत्रिका 19 अगस्त 1932। बेटों वाली विधवा चांद में मई 1933। ईदगाह चांद अगस्त 1933। नशा रहनुमा ए तालीम फरवरी 1934 में। वो बड़े घर का बड़े भाई साहब हंस पत्रिका में नवंबर 1934। 1934 में एक रचना हुई है भागवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके पात्र भी कई बार उपन्यास में पूछे गए हैं, इसलिए उसको याद रखिएगा। कफन जमनिया में हुआ था दिसंबर 1935। क्रिकेट में जमाना में हुआ था जुलाई 1937। प्रेमचंद हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट, आधुनिक हिंदी कथा का पितामह आदि नामों से विभूषित किया गया है। उन्हें सम्मानित करने हेतु जुलाई 1980 में उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कह के सम्मानित किया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कलम की सिपाही प्रेमचंद को किन्होंने कह के सम्मानित किया है, यह आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग क्लास देखेंगे तो जरूर कमेंट करिएगा। अब इनका कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास देखेंगे, क्योंकि उपन्यास हम लोग को पढ़ना है और वहां से प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। देवस्थान रहस्य 1905। प्रेमा 1907। सेवा सदन 1918। वरदान 1921। प्रेमाश्रम 1922। रंगभूमि 1925। कायाकल्प 1926। निर्मला 1927। गबन 1931। कर्मभूमि 1932। गोदान 1936। मंगलसूत्र 1936। मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास है वह इन्होंने पूर्ण नहीं कर पाया, अपूर्ण रह गया, जो इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूरा किया गया था। नाटक इनका ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन याद रखिए कभी कभी यहाँ से पूछता है। जैसे काबा भी नाटक है, शायद आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखना भूल गए। काबा करबला। संग्राम 1933 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। करबला 1924 लखनऊ से प्रकाशित हुआ। प्रेम की बेदी 1933 बनारस से प्रकाशित हुआ था। और सबे रात नाटक इनका है।
अब कुछ नाटक ऐसे हुए जो उर्दू से हिंदी में रूपांतरण भी किया गया था। अब इससे यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए थे कौन से नाटक किस नाम से हिंदी में रूपांतरण हुआ था, और अक्सर हम लोग वहाँ से गलती कर बैठते हैं, इसलिए उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे इधर हम देखेंगे उर्दू के जो भी महत्वपूर्ण होंगे उपन्यास और उनका हिंदी रूपांतरण हम इधर देखेंगे। तो उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण, जैसे एक सेकंड, जैसे असरारे मुआविद 1903 में प्रकाशित हुआ था, जब इसको देव आस्थान रहस्य से 1905 में हिंदी रूपांतरण किया गया था। खुरमा ओ हमसबाब, खुरमा ओ हमसबाब 1906, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में, यानी प्रेमा के नाम से और दो सखियों के नाम से भी इसे हिंदी रूपांतरण किया गया। दोनों में से दोनों नाम दिए जा सकते हैं। 1907 में प्रकाशित हुआ। किसना, और सभी कहानियां जो भी हैं इसके पात्र भी कभी कभी उपन्यास जो भी हैं इनके पात्र भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं कि यह पात्र किस उपन्यास के हैं, तो पात्र को भी आप लोग कहीं मिले तो नोट करके रखिएगा। किसना 1907, गबन 1931 के नाम से प्रकाशित हुआ था। जलवा ए निशार 1912 जो वरदान नाम से 1921 में प्रकाशित किया गया था। बाजारे हुस्न 1917 जो सेवा सदन 1918 में प्रकाशित किया था। गोशा ए आफियत प्रेमाश्रम नाम से 1922 में प्रकाशित किया गया था। चौगाने हस्ती 1917, रंगभूमि 1925 के नाम से प्रकाशित किया गया था। मैदान ए आलम जो कर्मभूमि के नाम से प्रकाशित किया गया था। या जो भी है रूपांतरण वाला हिंदी रूपांतरण, यह आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। असरारे मुआविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 में माना जाता है। देखिएगा कुछ चीज़ें आपको डेट कंफ्यूज होगा कि कभी 25 कहीं 26, जैसे दो तरह के रहते हैं, तो प्रयास करिए दोनों याद रखने का, क्योंकि आयोग कभी 25 मान लेता, कभी 26 मान लेगा, कभी कुछ मानेगा, कभी 35 मान लेता कमायनी को, कभी 36 मान लेता, तो दोनों याद हमें रखने पड़ता है। जयशंकर प्रसाद की ही रचना है कमायनी, कविता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे जो कि आपको बाद में दिक्कतें ना हो, कंफ्यूजन ना हो। प्रेमचंद सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित कर प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित करवाया था। अब ईदगाह कहानी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात को देखेंगे, और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से भी एक ही बार देख लेंगे, फिर हम लोग सीधा जाके कहानी को पढ़ लेंगे। ईदगाह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, और इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? पात्र तो कुछ पात्र गौण पात्र भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रमुख पात्र को देखेंगे। हमीदा, अमीना, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, यह क्या है? प्रमुख पात्र हैं, और जो पात्र छूट गए हैं उसको कहानी पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी ईदगाह चांद पत्रिका में, हमने आपको कमेंट करके पूछा था कि चांद पत्रिका का स्थापना किन्होंने किया और महादेव वर्मा इनके संपादक कब से कब तक रहे। अगस्त 1933 में प्रकाशित हुई। यह कहानी मूलतः 4-5 वर्षीय मातृ पितृहीन हमीद की प्रौढ़ समर्पण और उसकी दादी अमीना के ममत्व पर केंद्रित है। कहानी का आरंभ ईद के आगमन पर बाल मंडी में मेले जाने की उत्सुकता उमंग से शुरू होती है। हमीदा अपने हम उम्र मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी के साथ 3 कोस दूर पैदल मेला देखने जाता है। हमीदा के अब्बा अर्थात पिता आबिदा, हमीदा के पिता का नाम क्या है? आबिदा, याद रखिएगा, की मौत हैजे से हो गई, और उसकी माँ उसी पति के यानी कि अपने पति के शौक के मारे मर गई। अमीना के पास कुल 8 आने पैसे हैं जो फहीमन के कपड़े सिलने से मिले थे। उसी से 3 पैसे हामिद को मेले देखने के लिए देती है। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं।
हामिद ने 3 पैसे से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। महमूद ने सिपाही खरीदा। यहाँ से प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती, नूर ने वकील, संबी ने खंजर, और 2-2 पैसे में सभी लोग ने सब चीज खरीदा था। अब हम लोग देखेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि अगर हम यहाँ देख लेंगे तो सिर्फ हमें कहानी पढ़ना रहेगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं? दिलफिगार, दिलफरेब, खून से लथपथ देशभक्त हजरते खिज और काला चोर। उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में पहली कहानी के रूप में संग्रहित दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में सन 1907 में प्रकाशित हुआ। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी दिलफिगार और दिलफरेब के व्यक्ति प्रेम से शुरू होकर देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, अंग्रेज की दास्ता से मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है। क्या कहा जा रहा है इस कहानी के विषय में? कि व्यक्तिगत प्रेम से शुरू होकर देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, अंग्रेज की दास्ता से मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है। कहानी का नायक दिलफिगार और नायिका दिलफरेब है। दिलफरेब दिलफिगार से शादी के लिए एक अजीब शर्त रखती है। जब वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर जाएगी तभी उससे शादी करेगी। ऐसा नहीं करने पर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दिलफिगार सबसे पहले आंसू का एक कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रूप में लाता है, जिसे दिलफरेब ठुकरा देती है। इसको क्रम में भी याद रखें, क्या लाता है, नहीं लाता, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में दूसरी वस्तु प्रेमिका की मौत पर प्रेमिका की सती होकर जली हुई और बची राख को लेकर जाता है। इसे भी दिलफिगार ठुकरा देती है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में दिलफिगार तीसरी वस्तु देशभक्त का खून का आखिरी कतरा लेकर जाता है। दिलफरेब इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मान लेती है। दिलफरेब ने कहा, खून का आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह कहानी अपने देश के अमर बलिदान का संदेश देती है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कथा एक रूपक कथा है, जिसमें दिलफरेब और दिलफिगार को एक सच्चा देशभक्त के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेमचंद एवं उनकी कहानी के बारे में विद्वानों की क्या राय है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद की क्या राय है, उसको हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद कहानी के विषय में कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, जिस साहित्य से हमारा सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहने का अधिकार नहीं है। कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी जीवन अब इतनी लंबी चौड़ी नहीं रही। अब वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की झलक का सजीव स्पर्शी चित्रण है। वर्तमान आख्यायिकाएं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपने ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम और अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है। इतना ही नहीं बल्कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात यहाँ कहते हैं, कहानी के विषय में महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी स्वयं जानते थे जनता जैसे हंसती गाती, खाती पीती, सोती जागती है, प्रेमचंद ने उसे उपन्यासों और कहानियों में सजीव कर दिया है। फिर रामविलास शर्मा के कथन को देखेंगे। उनकी काफी कहानी ऐसी है जिसमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठकों के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तानी के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। प्रेमचंद की कहानी केवल मनोरंजन उद्देश्य से नहीं लिखी गई है,
उन सभी में कोई ना कोई सुझाव, जीवन के प्रति न्याय, दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल ज़रूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बातें वह ऐसे चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाते। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। उनकी कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। हिंदी भाषा जनता के उत्कृष्ट गुण उनके पात्रों में झलकता है। उनके अधिकांश पात्र हास्य प्रेमी, जिंदा दिल, कठिन परिस्थितियों का धीरज से मुकाबला करने वाले, अन्यायों के सामने सिर न झुकाने वाले होते हैं। और अंतिम है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इनके विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं इनकी भाषा व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, शब्द विन्यास व्यंजनापूर्ण और अर्थगर्भित, वर्णन विशद और हृदयग्राही, वाक्य छोटे और चुस्त, शैली सरस और सजीव है। उनकी चुटकियां तीखी, व्यंग्य मीठे और उक्तियां मार्मिक है। प्रेमचंद अपनी भाषा शैली की विशेषता और लोकप्रियता के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। यहाँ हम लोग ईदगाह और प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लिए। अब हम लोग दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे। आज की क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा जानकारी देता हूँ। मिशन जेआरएफ हिंदी, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नाम से है। आप देखेंगे लिंक यहाँ जो है यह टेलीग्राम ग्रुप का है। अगर वहाँ जुड़ेंगे तो आपको क्यूज का आनंद लेने और अभ्यास करने का मौका मिलेगा। जो भी पढ़ाया था सभी के प्रश्न उत्तर परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए गए, जो क्यूज के माध्यम से अभ्यास किए जाते हैं। अगर वहाँ से आप जुड़ गए तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ पाए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ हाई लिखिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा जिससे आप हमसे जुड़ पाएंगे, या तो फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में हम लोग ईदगाह कहानी को देखेंगे और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को देखेंगे। अब सारी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण है प्रेमचंद की, सारी चीज़ें इकट्ठा हम एक जगह रख दिए। आप लोग जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसे नोट करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जय हिंद।